अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जी क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 है। और इसमें एक बड़ा ही अहम तरीन टॉपिक है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। बेटा बड़ा अहम तरीन टॉपिक है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और किसी वक्त ये लॉन्ग भी आ जाता है। अच्छा, चूंकि इस चैप्टर में से पुत्र लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना है, तो जिस चैप्टर में से लॉन्ग आना हो उस चैप्टर का एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। आपको वो टॉपिक हर सूरत करना ही करना होता है, उसका हर टॉपिक उसका करना होगा। गॉट इट बेटा? तो इसी नियत के साथ अब हम इस टॉपिक का ऑपरेशन करने लगे कि इस टॉपिक में है क्या, और इस टॉपिक की ईच एंड एवरी लाइन बेटा एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 1, सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज। वेरी से मुराद डिफरेंट। तो बेटा सेल्स डिफर, सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइजेस। तो कुछ सेल्स छोटे हैं तो कुछ सेल्स बड़े साइज के हैं। तो सेल्स वेरी यानी आपस में चेंज्ड हैं ग्रेटली, काफी बड़े लेवल पर अपने साइजेस में काफी ज्यादा डिफरेंस रखते हैं, काफी ज्यादा डिफरेंस रखते हैं। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आया, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरियल सेल्स विच आर कॉल्ड माइकोप्लाज्मास। बैक्टीरिया की कई इकसाम है। बैक्टीरिया की एक टाइप है माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास के जो सेल्स हैं, माइकोप्लाज्मास के जो सेल्स हैं वो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं बेटा। तो दिस इज एन एमसीक्यू। ओ, दिस इज अ एमसीक्यू। क्लियर हो गया? ये एक एमसीक्यू है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट सेल कौन से हैं? आप बोलोगे जी माइकोप्लाज्मास बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। माइकोप्लाज्मास के सेल्स का डायमीटर की रेंज कितनी है? तो आप बोलोगे बेटा इट रेंजेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इसकी रेंज है। तो ये अगेन एमसीक्यूज आ गए। क्या आ गए? एमसीक्यूज। पॉइंट नंबर 3 बेटा फिर एमसीक्यू आया, द बल्किएस्ट सेल कौन सा है? बल्किएस्ट मतलब हैवी तरीन और बड़े साइज का। तो आप बोलोगे हैवी एंड बड़े साइज का यानी मोस्ट लार्ज जो है वो सेल है बर्ड का एग। तो जी हाँ, जो अंडे हम खाते हैं नाश्ते वगैरह में, वो अंडे क्या हैं? दीज आर सेल्स, दैट इज बर्ड एग सेल्स। तो जी हाँ, अंडा जो है बर्ड का अंडा, इट इज व्हाट? इट इज द बल्किएस्ट सेल। इट इज द बल्किएस्ट सेल। चलो जी, द स्मॉलेस्ट सेल are the cells of mycoplasmas. The bulkiest cell are bird eggs. Are what? Bird eggs. अगला एमसीक्यू आया पुत्र, द लॉन्गेस्ट सेल्स आर सम मसल सेल्स। कुछ मसल के सेल्स लॉन्गेस्ट है, और तो और नर्व सेल्स, दैट इज न्यूरॉन्स, ये भी क्या है? लॉन्गेस्ट है। गॉट इट? तो बेटा नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स लॉन्गेस्ट हैं। ला जी, हमने छोटे से छोटा, लंबे से लंबा और हैवी से हैवी सेल का जिक्र किया। छोटे से छोटा सेल्स ऑफ माइकोप्लाज्मास, हैवीएस्ट
सेल ऑफ बर्ड एग्स, यानी कि बल्कियस्ट सेल्स आर बर्ड एग्स। तो पता लगा कि बर्ड का एग बल्कियस्ट सेल है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सेल की दो एग्जांपल्स की, मसल सेल एंड नर्व सेल। बच्चों यही एक्सट्रीम्स हैं। एक्सट्रीम कहते हैं एक हद, यानी कम से कम हद और बड़ी से बड़ी हद। तो मैंने आपको छोटी से छोटा सेल का डायमीटर बताया, वो मिनिमम रेंज का मिनिमम हिस्सा है, जबकि लॉन्गेस्ट सेल भी बताएं वो रेंज का मैक्सिमम हिस्सा है। बेटा इसी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के अंदर मोस्ट सेल्स लाइज। तो बेटा मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स। तो ये जो ऊपर हमने जो तीन एक्सट्रीम्स बताई हैं, स्मॉलेस्ट, बल्किएस्ट, लॉन्गेस्ट, बाकी के सेल्स इन्हीं के दरमियान कहीं मौजूद हैं। ओके, और आपको पता है बेटा सेल का साइज और सेल की शेप उन सेल्स के फंक्शंस को सपोर्ट करती हैं। ये तो पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था हमने। चलो देख लेते हैं। हाँ भाई, बर्ड का एग बल्कि क्यों होता है, क्यों इतना हैवी है, क्यों उसका इतना वजन है? बर्ड एग्स आर बल्कि कैकू because they contain large amount of nutrient for the developing young। क्योंकि उस अंडे से निकलने वाली जो औलाद होगी, अल्लाह ताला ने माँ के अंडे में उस औलाद की पहले ही खुराक रख दी है। तो बर्ड के एग में पैदा होने वाले बच्चे की खुराक मौजूद होगी, पैदा होने वाले बच्चे की खुराक बेटा जी मौजूद होगी। तवज्जो है? तो बर्ड एग्स आर बल्कि। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई या नेम द बल्किएस्ट सेल एंड व्हाई इज इट बल्कि? तो आप बोलोगे द बल्किएस्ट सेल्स आर बर्ड एग्स एंड दे आर बल्कि because they contain large amount of nutrients। nutrients क्या होते हैं बेटा? food for the developing young। next point, अब आएगा नेम द लॉन्गेस्ट सेल्स इन योर बॉडी एंड व्हाई आर दे लॉन्ग। तो आपने कहना है द लॉन्गेस्ट सेल्स आर मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स। तो लॉन्गेस्ट cells are muscles and nerves। The long muscle cells are efficient in pulling different parts of body together। तो बेटा ये जो हम अपने बाजू और अपनी टांगे वगैरह हिला रहे हैं, ये लॉन्ग मसल सेल्स की वजह से है। ये किसकी वजह से है? लॉन्ग मसल सेल्स की वजह से। तो मसल सेल्स को अल्लाह ताला ने लॉन्ग रखा, वो क्यों? क्योंकि दे हैव टू move different parts of the body together। नेक्स्ट आया पुत्र लेंथी नर्व सेल्स। तो ये भी उसी शॉर्ट का हिस्सा होगा कि लॉन्गेस्ट सेल्स के बारे में लिखे एंड व्हाई आर दे लॉन्ग? दे आर लॉन्ग बिकॉज दे कैन ट्रांसमिट, दे हैव टू ट्रांसमिट मैसेजेस between different parts of the body, and well as the parts of the body are far away from each other, so nerve cells are also lengthy। Any problem? On the other hand, small cell size also has many benefits। पुत्र मैं हैरान होता था कि यार ये लिवर जो है, ये लिवर मेरा ये ढेर सारे सेल्स पर क्यों मुश्तमिल है, छोटे छोटे? एक ही बड़ा सारा सेल होता, मेरा लिवर एक ही बड़ा सारा सेल होता। ये एवं छोटे 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 इतने सारे छोटे छोटे सेल्स आपस में मिलते हैं। तो अब हम करने लगे हैं सेल के छोटे साइज का भी बड़ा बेनिफिट है। ऑन द अदर हैंड, स्मॉल सेल साइज ऑल्सो हैज मैनी बेनिफिट्स। भाई फॉर एग्जाम्पल पुत्र, अब रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, तो जितना रेड ब्लड सेल छोटा होगा उतना वो कैपिलरीज के अंदर घुस घुस कर एक एक सेल को ऑक्सीजन देकर आएगा। तो छोटे साइज के बड़े फायदे। सो फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली ऑफ 8 micrometer in diameter। 8 micrometer in
diameter. So therefore they can move through our tiniest blood vessels, इंतहाई बारीक blood vessels कैपिलरीज के अंदर भी घुस सकते हैं और सेल टू सेल जाकर अपना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज. याद रखें बेटा, लॉन्ग या लेंथी सेल्स बड़े कम है, ज्यादातर सेल्स के साइज छोटे हैं. इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम्स, इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम्स, याद रखें बेटा, लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द स्मॉल सेल्स. लार्ज सेल्स हैज लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द स्मॉल सेल्स. तो बच्चों, लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू दी स्मॉल सेल्स. अब यहां मैं अपने बच्चों को थोड़ी डायग्राम दिखाना चाहूंगा. ये वाली देखो, मेरा बच्चा, क्लास में एक बेटी की बर्थडे थी. वो बेटी लाई है केक. ये केक है जी, डन हो गया, और एक लार्ज केक है. डन. अब फर्ज करते हैं कि उसकी, अच्छा, ये केक पुत्र क्यूब शेप का था. क्यूब समझते हो, जो लूडो का दाना होता है, लूडो का डाइस नहीं होता, डाइस, वो भी क्यूबिकल शेप है. अच्छा, लूडो के दाने की डाइस की आपने एक बात नोट की होगी कि उसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है बेटा. उसकी लेंथ, हाइट, लेंथ, विड्थ एंड ब्रेड्थ. अब बेटा मैं मैथ या फिजिक्स का टीचर नहीं हूं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो इग्नोर करना. दूसरे लफ्जों में, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई, ठीक है, हाइट, लेंथ एंड, सॉरी, लेंथ और हाइट मेरा ख्याल है एक ही चीज होती है, मैं हमेशा से कंफ्यूज होता हूं इसमें. खैर जनाब, उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई उसकी सारी सेम होती है क्योंकि वो क्यूब है. तो ये जरा मेरे माउस के कर्सर को आपने देखना है कि बेटा उसकी हाइट और उसकी ये चीज विड्थ और उसकी ये चीज दैट इज मोटाई, उसकी सारी क्या है, 30 माइक्रोमीटर की है. क्या है मेरा बच्चा? 30 माइक्रोमीटर. अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका वॉल्यूम पता करता हूं. ये राजी, सबसे ऊपर देखो आप, मैं इसका वॉल्यूम पता करता हूं. बेटा वॉल्यूम क्या करेगा, वो जो तीन लेंथ्स मैंने आपको बताई हैं, हाइट इनटू विड्थ इनटू ब्रेड्थ या लेंथ इनटू विड्थ इनटू ब्रेड्थ, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं जो कि इक्वल है, दैट इज 30 इंटू 30 इंटू 30 माइक्रोमीटर्स, तो बेटा इस सारे का आंसर बनेगा 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब. इस सारे का आंसर क्या बनेगा मेरा बच्चा? 27 माइक्रोमीटर क्यूब. अब ये वॉल्यूम है. ये क्या है मेरा बच्चा? वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ अ लार्ज क्यूब. अब दोबारा चलते हैं. इस सारे का वॉल्यूम, अभी आपने नीचे नहीं देखना कि क्या लिखा हुआ. इस सारे का वॉल्यूम कितना था जी? अभी अभी हमने निकाला, इस सारे का वॉल्यूम था 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब. तो 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब वॉल्यूम है. वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, फॉर्मूले में तीनों लेंथ्स मल्टीप्लाई हुई हैं, तो हाइट इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ, तीनों चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वॉल्यूम निकला है. ओके. अब वो बेटी कहती है कि सर हम लोग टोटल 27 लोग हैं सर. कितने लोग हैं? 27 लोग हैं सर. तो आप एक काम करें. मैंने कहा क्या बेटा? कहने लगी सर आप ना कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के जरिए इसके 27 स्मॉल पीसेस बना दें. 27 स्मॉल पीसेस. बेटा आपने एरो को देखना है. मैंने पुत्र छुरी पकड़ी और मैंने, चूंकि इसकी पूरी कितनी मेजरमेंट थी, 30, मैंने 10 की मेजरमेंट्स ली. ये 10, ये 10 और ये 10. एरो को देखती जाए. ये 10, ये 10 और ये 10, और यहां पर भी मैंने निशान लगाए, ये वाला 10 और ये वाला 10.
तो पुत्र 10 माइक्रोमीटर के ऊपर मैंने ये छुरी पकड़कर यहां से यहां तक काटा, यहां से यहां तक काटा। लो जी, 2 दफा जब मैंने काटा तो टोटल 3 हो गए। अब जब मैंने यहां से यहां तक पुत्र छुरी चलाई, यहां से यहां तक जब मैंने छुरी चलाई, तो पुत्र टोटल अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपको पीसेस नजर आ रहे हैं। तो ये देखो, ये 1 2 और 3, तो बेटा 9 इंटू 3 टोटल 27 पीसेस में ये कट हो चुका है। टोटल 27 पीसेस में ये कट हो चुका है। अब कटिंग मैंने फिर क्यूबिकल शेप में ही की है बेटा, क्योंकि मैंने क्यूब को काटा है। अच्छा, अब मैंने काटा तो उसी वॉल्यूम को है ना। तो बच्चों, एक सिंगल लार्ज जो केक था उसका भी वॉल्यूम कितना था? 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। और अब मेरे पास 27 स्मॉल केक्स हैं, 27 स्मॉल पीसेस ऑफ केक्स हैं। और इन 27 का भी क्या है मेरा बेटा? इन सब की शेप क्या है? क्यूबिकल है। और इन सब का वॉल्यूम वही है जो इसका था, क्योंकि मैंने उसी वॉल्यूम के अंदर रह रहकर सबके पीस बना दिए। सबके क्या बना दिए? पीस बना दिए। इसी मेरा बच्चा। अब आओ कि अगर मैं इसका सरफेस एरिया काउंट करूं, तो पुत्र सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा ये देखो, वॉल्यूम एक अलहदा चीज थी, अब सरफेस एरिया एक अलहदा चीज है पुत्र। सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब इज इक्वल टू, हाँ भाई, लुडो का जो डाइस होता है उसके कितनी साइड्स होती हैं? उसकी होती हैं 6। ठीक है, उसकी कितनी साइड्स होती है बेटा? 6। तो मेरा बच्चा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। डन। तो दिस इज सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब। अच्छा, लार्ज क्यूब की अब मैंने विड्थ छोड़ दी है, तो एक तरफ हाइट है एक तरफ ब्रेड्थ है बेटा। तो पता लगा दोनों 30-30 की थी, तो 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाय, एक डाइस जब आप फेंकते हो तो आपको लूडो के दाने में कौन कौन से नंबरों की उम्मीद होती है? 1 से लेकर 6 तक की नंबर्स आएंगे ना। तो नंबर ऑफ टोटल साइड्स होती हैं क्यूब की 6। कितनी होती पुत्र? तो सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जब मैंने एक लार्ज सरफेस, लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, तो उसका आंसर निकला मेरे पास 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। क्योंकि 2 अदद माइक्रोमीटर्स हैं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या हुआ? माइक्रोमीटर स्क्वायर। लो जी, तो जरा दोबारा चलते हैं। जब मैंने एक लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, तो उसका आंसर निकला 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब मेरा बच्चा, अगर मैं इन 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया फाइंड आउट करूं, 27 स्मॉल क्यूब्स, तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है 27 मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब। वन स्मॉल क्यूब, 27 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब। तो पहले मुझे सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब निकालना होगा। तो चलो जी, सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, बेटा सेम ऊपर की तरह, साइड्स कितनी? 6। लेकिन यहां अब लेंथ और ब्रेड्थ 10-10 की हो चुकी स्मॉल क्यूब में, क्योंकि मैंने 10-10 माइक्रोमीटर करके केक को काटा था। तो जी हां, अब यहां 30-30 है, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? 10-10। तो सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आंसर क्या आ गया? 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब अगर मुझे 27 स्मॉल क्यूब सबके जानने हैं, यानी कि तमाम 27 स्मॉल क्यूब्स का
सरफेस एरिया जानना है तो वो हो जाएगा, मैंने आपको शुरू में इसका बता दिया था कि 27 मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, 27 मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, तो आंसर निकला 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। लॉजिक। अब यहां मैं क्या देख रहा हूं कि बड़े बड़े सेल का भी वॉल्यूम उतना और उतने ही वॉल्यूम में 27 छोटे सेल्स भी हैं, यानी बड़े केक का वॉल्यूम भी कितना था, 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब, और उस बड़े केक को मैंने 27 हिस्सों में काटा तो वो 27 छोटे पीसेस भी सेम वॉल्यूम घेर रहे थे। वॉल्यूम किसे कहते बेटा, जगह घेरना। तो दोनों ने जगह तो सेम घेरी हुई है, ये देखें दोनों ने जगह सेम घेरी हुई, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन कटिंग के बाद इसके हो गए 27 स्मॉल पीसेस। तो जब मैंने 27 पुत्र स्मॉल पीसेस किए तो मैंने देखा कि उस वॉल्यूम में बड़े साइज का सरफेस एरिया 5400 था, जबकि उतने ही वॉल्यूम में 27 छोटों का सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से सेल को क्या फायदा है, सरफेस एरिया बढ़ने से सेल को क्या फायदा है। चलो जी अब जरा मैं दोबारा बुक पर आ गया हूं, अब सुनते जाना। कहता है फिगर 4.21 shows this relationship using cube shaped cells. Next, the figure shows one large cell and 27 small cells. In both cases, उस लार्ज सेल और 27 स्मॉल सेल्स दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर, और आंसर क्या आ गया 27,000 माइक्रोमीटर। अब यहां हमें पता लगा कि वॉल्यूम दोनों के सेम है, दोनों ने जगह सेम घेरी हुई, लेकिन पुत्र इन कॉन्ट्रास्ट टू द वॉल्यूम के बरक्स द टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट। एक लार्ज बड़े सेल का सरफेस एरिया हमेशा कम होगा और छोटे सेल्स का सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, बिकॉज ऑफ क्यूबिकल शेप, एक क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 6, इट्स सरफेस एरिया 6 टाइम्स द एरिया ऑफ वन साइड। तो पुत्र क्या किया हमने एरिया निकाला, दिस इज एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो अच्छा वो क्या था, सरफेस एरिया ऑफ वन साइड। अच्छा भाई अब वन साइड का एरिया कितना हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक वन साइड का एरिया हो गया 30 माइक्रोमीटर इंटू 30, जबकि 6 की 6 साइड्स का सरफेस एरिया कितना हो गया, ये वन साइड के एरिया मल्टीप्लाई बाय 6 साइड्स, मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी साइड्स, 6 साइड्स। तवज्जो है बेटा, तो हमने 6 मल्टीप्लाई बाय वन साइड के एरिया को कर दिया, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। याद रहे कि ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस इज एरिया ऑफ वन साइड, तो चूंकि टोटल कितनी साइड्स हैं बेटा, 6 साइड्स हैं, तो मेरे पास एक बड़े क्यूब का सरफेस एरिया निकल आया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब निकालूं तो वन स्मॉल क्यूब की भी साइड्स कितनी है, 6। हेलो, तो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब क्या हो गया कि लो जी, एरिया सरफेस एरिया ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई बाय 6 साइड्स, तो इसका आ गया बेटा 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब जब हमने एक के सरफेस एरिया को 27 स्मॉल क्यूब से, यानी 27 स्मॉल क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो हमने क्या किया, हमने किया सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27, तो टोटल 27 का निकला 16,000
200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब बच्चों आप मुझे खुद बताओ कि आपको 5400 ईदी जमा हुई है, 5400 ईदी ज्यादा है कि 16200 ईदी ज्यादा है? तो जी हाँ, 16200 ज्यादा है बेटा। तो ये रही छोटे सेल्स की अहमियत। जितने हमारा लिवर, अब अगर मेरा लिवर ढेर सारे छोटे सेल्स पर मुश्तमिल है तो बेटा उसका एक फायदा है कि मेरे लिवर की ढेर सारा सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया ज्यादा होने का ऑर्गन को क्या फायदा है? ठीक है, तो सुनो, मेरा लिवर एक बड़ा अहम तरीन ऑर्गन है बेटा। तो नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है लिवर में, नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिवर में बहुत ज्यादा है पुत्र, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। तो बेटा जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा चीजों को गेन किया जाएगा और चीजें बाहर निकाली जाएंगी। इसी तरह जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स आसानी से होगा और ढेर सारा होगा। कहता है जनाब सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स, सेल ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सेल एक्सक्रीट करते हैं पुत्र वेस्ट मटेरियल्स को थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन। सो लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया। तो लार्ज सेल को लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम करके देखें तो जो लार्ज सरफेस एरिया है, सॉरी जो लार्ज वॉल्यूम है उसका सरफेस एरिया उल्टा कम निकलता है। बट एज द फिगर शोज लार्ज सेल हैज मच स्मॉलर सरफेस एरिया। तो यहां पर बदकिस्मती आप समझ लें कि जो बड़ा सेल है बड़े साइज का, उसका बड़े साइज के सेल का सरफेस एरिया हमेशा क्या होगा बेटा? कम होगा। ठीक है, सो बट एज द फिगर शोज लार्ज सेल हैज मच स्मॉलर सरफेस एरिया रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम देन द स्मॉलर सेल्स। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स पर बनाया। Hence, we conclude that the membranes of the small cells, छोटे cells की membranes can serve their volumes more easily than the membrane of the large cell, than the membrane of the large cell। ठीक है मेरा बच्चा, इसके साथ ही ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ। लेकिन यहां मैं फिर आपको जरा जिक्र करता चलूं कि वॉल्यूम में क्या होगा कि हाइट इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ से वॉल्यूम निकला है, और ये लार्ज और 27 स्मॉल क्यूब्स को दोनों का सेम था। जबकि यहां पर क्या था, इधर ये था कि एक साइड का सरफेस एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वन साइड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, तो टोटल सरफेस एरिया यानी एक साइड का सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 6 साइड्स, तो ये टोटल सरफेस एरिया निकल आया ऑफ अ लार्ज क्यूब। इसी तरह स्मॉल क्यूब का एक का सरफेस एरिया था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक साइड मल्टीप्लाई बाय 6 साइड्स, तो टोटल स्मॉल क्यूब का एरिया निकल आया। अब उसके बाद एक स्मॉल क्यूब के टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स निकल आएगा। इजी बचा, जो कि 16,200। अब हमने देखा कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, दैट इज 27,000, लेकिन मेरा बच्चा 5,400 कम ईदी है, सरफेस एरिया बड़े सेल का थोड़ा है, जबकि 27 स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया 16,200 है, जो कि ज्यादा है। ठीक है जी, लें जी, अगला आया बेटा जी टॉपिक पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। कहता है मेम्ब्रेन से किस तरह
मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कैसे आ सकते हैं मॉलिक्यूल्स? ठीक है मेरा बच्चा। तो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स कैसे हो सकता है? ये कैसे होता है? सेल्स अपने अंदर से मटेरियल्स कैसे निकालते हैं? सेल्स अपने अंदर मटेरियल्स कैसे लेकर जाते हैं? वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो सेल्स फॉलो करते हैं? कौन सी टेक्निक्स हैं जो सेल्स फॉलो करते हैं? तो जनाब, वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज बैरियर्स। बैरियर पुत्र दीवार, रुकावट, टू मोस्ट बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स। बेटा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके स्कूल की दीवार जैसी है। वो दीवार और उसमें लगे गेट्स और स्कूल में बैठे हुए गार्ड्स वो कंट्रोल करेंगे कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। तो ये दीवार, ये दरवाजे हम खुद बनाते हैं ताकि चेक किया जा सके कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं, एक रुकावट हो। वरना तो जो मर्जी मुंह उठा के अंदर आ जाएगा और जो मर्जी मुंह उठा के बाहर चला जाएगा। तो इसी तरह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के इनर कंटेंट्स और आउटर कंटेंट्स के दरमियान एक बैरियर है, एक रुकावट है, एक चेक पॉइंट है। तो बेटा, इट इज बैरियर टू मोस्ट बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स। तो जिस तरह स्कूल वाले स्टूडेंट्स को तो अंदर आने देंगे लेकिन आउटसाइडर्स को रोक लेंगे, तो इसी तरह बेटा एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो नीडेड मटेरियल को तो अंदर आने देगी, यानी जो मॉलिक्यूल चाहिए होगा या जो मॉलिक्यूल बाहर निकालना होगा। लेकिन बेटा ऑल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एंटर इनटू द सेल या लीव द सेल। सो दैट इज व्हाई सेल मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो इसी वजह से इन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। पुत्र, सेमी से मुराद सिलेक्टिवली, परमिएबल से मुराद परमिशन देना। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को परमिट करे, अलाउ करे टू पास थ्रू इट। वेल, द मेम्ब्रेन विच अलाउ selected molecules to pass through it are called semi-permeable membranes और selectively permeable membranes। तो जी हाँ, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं। इसी तरह हमारे स्कूल की, आपके स्कूल की जो बाहर वाली जो दीवारें हैं, जो गेट्स हैं, वो भी क्या है बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं। क्या है मेरा बच्चा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं। सेल मेम्ब्रेन्स maintain equilibrium inside cell as well as outside by exchanging materials, exchanging matter with cells and environment according to the needs। तो बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं ये अकॉर्डिंग टू नीड्स ये इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इनका चलता रहता है, सेल का एनवायरमेंट के साथ। आपको पता है एक सेल मेम्ब्रेन किन तरीकों से अपने अंदर से बाहर चीजें निकालती है और बाहर से अंदर चीजें लाती है? पुत्र, उन टेक्निक्स को, जिन टेक्निक्स को एक सेल मेम्ब्रेन अपनाती है अंदर से मटेरियल्स बाहर निकालने के लिए या बाहर से मटेरियल्स अंदर लाने के लिए, वो टेक्निक्स हैं। नंबर 1, सेल डिफ्यूजन यूज करता है, डिफ्यूजन की टेक्निक। ये टेक्निक्स हैं भाई, ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए बाहर की चीजें अंदर और अंदर की चीजें बाहर जाएंगी। तो पहला तरीका डिफ्यूजन, दूसरा तरीका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा तरीका ऑस्मोसिस, चौथा तरीका फिल्टरेशन, पांचवा तरीका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, छठा तरीका एंडोसाइटोसिस और आखिरी तरीका एक्सोसाइटोसिस। अल्लाह के बंदो, ये डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्टरेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस and exocytosis, these are the methods
through which cell membrane takes in material, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर से यानी सेल के अंदर से मटेरियल्स बाहर जाते हैं। तो ये वो मेथड्स हैं जिनके जरिए एक सेल अपने अंदर मटेरियल्स लेकर जाएगा, या जिनके जरिए एक सेल अपने अंदर के मटेरियल्स बाहर निकालेगा। ठीक मेरा बच्चा? और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जी डिफ्यूजन। पुत्र जी, डिफ्यूजन वो पहला मेथड है जिसके जरिए सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी कि बाहर से अंदर या अंदर से बाहर मॉलिक्यूल्स मुंतकिल होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मुंतकिल होते हैं। तो डिफ्यूजन जो है वो पहला तरीका है। तो सुनिए जी, डिफाइन डिफ्यूजन। पुत्र, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरा बच्चा खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स हमेशा खुद ब खुद मूव करते हैं from the region of higher concentration towards the region of lower concentration। जहां मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा तादाद वाली जगह से मूव करके वहां चले जाते हैं जहां उनके जैसे मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो। दोबारा सुन लें, आप लोग भी क्या रश में स्टे करोगे? नहीं बेटा, आपकी भी कोशिश होगी कि जल्दी से हम रश में से निकलकर किसी ऐसी जगह चले जहां लोग जरा कम हो। तो हजूम में रहना डिफिकल्ट हो जाता है भाई, मुझ जैसे बुढ़े आदमी के लिए तो डिफिकल्ट होता है। अगर किसी मॉल में या किसी बाजार में बहुत ज्यादा रश हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी मूव कर जाऊं फ्रॉम द रीजन ऑफ दिस हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जहां लोग जरा कम हो। तो बेटा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहां उन मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा हो, वो वहां से निकलकर उस तरफ मूव करेगा खुद ब खुद जहां उस जैसे मॉलिक्यूल्स क्या हो, कम हो, टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसको बोलेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर गया है, हायर ग्रेड से लोअर ग्रेड की तरफ मूव कर गया है। आपके स्कूल में जब ब्रेक होती है तो ब्रेक में कैंटीन के इर्द गिर्द रश हो जाता है। तो जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ रश ज्यादा हो गया, आओ चलते हैं कहीं और चलकर बैठते हैं जहां हजूम कम हो, जहां बच्चे कम हो। इसी तरह बेटा, मॉलिक्यूल्स भी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसकी एक मिसाल मैं ये भी देता होता हूं कि अगर आप परफ्यूम लगा लो तो परफ्यूम आपके कपड़ों में, अब वो परफ्यूम की क्वांटिटी ज्यादा है तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स उठेंगे और पूरे कमरे में फैलना शुरू कर देंगे बेटा, और इस तरह सबको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और पता लगेगा कि आपका परफ्यूम जो है वो कपड़ों में से डिफ्यूज होकर तो बाहर निकले उसके मॉलिक्यूल्स और लोगों तक पहुंचे हैं। The molecules of any substance that is solid, liquid or gas, they are always in motion. वो हमेशा मूवमेंट शो करते हैं। When that substance is above 0 degrees Kelvin, याद रखें बेटा, जब 0 डिग्री, वैसे केल्विन के साथ डिग्री नहीं आता लेकिन आपकी किताब में लिखा हुआ, आप क्या कर सकते हैं, तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो मेरा बच्चा हमेशा मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में होंगे। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर में आप पढ़ चुके हो कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, उसके पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट में होते हैं। तो ये मेरे बच्चों का एक एमसीक्यू आ गया। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो जब 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होगा, हमेशा मॉलिक्यूल्स हरकत में होंगे, पार्टिकल्स हरकत में होंगे। इन अ सब्सटेंस, कहता है किसी सब्सटेंस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हमेशा मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब मूव करते हैं। लेकिन ऑल्दो देयर आर सम दैट आल्सो मूव फ्रॉम लोअर टू हाई, कुछ ऐसे भी होते हैं
जो लो कंसंट्रेशन से हाई की जाने भी जाते हैं। गॉट इट? लेकिन पुत्र अगर मैं देखूं कि ओवरऑल मूवमेंट किस तरफ है, द ओवरऑल और नेट मूवमेंट इज दस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तवज्जो है बेटा? सो इवेंचुअली आखिरकार द मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल्स रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा ये डिफ्यूजन तब तक जारी रहेगी जब तक लो और हाई कंसंट्रेशन का फर्क ना खत्म हो जाए। तो जब हर जगह मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स निकलकर जब तक पूरे कमरे में फैल नहीं जाते, ये अमल जारी रहेगा। और ये अमल तब तक जारी रहेगा जब तक हर जगह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस ना खत्म हो जाए, हाई और लो की तमीज ना खत्म हो जाए। समझो है बेटा? सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द एरिया। तो इस तरह पूरे एरिया में जब तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। क्यों पढ़ रहे हैं हम डिफ्यूजन? बताया था पुत्र आपको कि डिफ्यूजन वो जरिया है जिसके जरिए एक सेल अपने सेल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर जाता है या अंदर वाले मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाए तो पुत्र वो डिफ्यूजन करके सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा। या अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन सेल में कम हो गई है और सेल के बाहर उस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चला जाएगा। डिफ्यूजन इज वन प्रिंसिपल मेथड of movement of substances within cells as well as across the cell membrane। मतलब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने का एक बेहतरीन जरिया है। अच्छा, क्या क्या डिफ्यूजन के जरिए अंदर और बाहर होता है? तो सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं which can cross cell membranes only through diffusion, only through diffusion। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहे हैं। फिश के गिल्स के अंदर वो गिल से क्या ले लेती है? ऑक्सीजन, और बाहर क्या फेंकती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है ना, कि ऑक्सीजन ले ली है और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी है फिशेस के अंदर, और हम ह्यूमंस के लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है कि हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, बेटा ये गैसियस एक्सचेंज होती ही किसके जरिए है? डिफ्यूजन के जरिए है। इसके अलावा मेरा बच्चा, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जब हम खाना वाना खाते हैं तो खाने के अंदर क्या होती है? ग्लूकोज। तो पुत्र जब ग्लूकोज यानी खाने को डाइजेस्ट करके जब हम ग्लूकोज दे देते हैं तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ल्यूमेन कहते हैं बेटा पेन के ल्यूमेन में इंक होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में डाइजेस्टेड फूड होगा। तो ग्लूकोज जो कि डाइजेस्टेड हालत में मौजूद है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेस्टेड हालत क्या होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर ल्यूमेन में से, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में से निकलकर अगर ब्लड में जाता है, कैपिलरीज ऑफ विलाई, ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्होंने फूड को एब्जॉर्ब करना होता है। तो पुत्र अगर ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन, ल्यूमेन मैंने कहा ना बेटा ग्लास के ल्यूमेन में पानी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में डाइजेस्टेड फूड है, तो अगर वहां से ग्लूकोज ल्यूमेन में से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय जिन्होंने फूड एब्जॉर्ब करना है, अगर उन विलाय के कैपिलरीज में ग्लूकोज एंटर हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन का तरीका है बेटा। तो ग्लूकोज डिफ्यूज होती है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द कैपिलरीज ऑफ द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी एक डिफ्यूजन की दूसरी एग्जाम्पल है। तो मेरा बच्चा, बिकॉज अ सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी। अच्छा, चूंकि डिफ्यूजन खुद ब खुद करते हैं बेटा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को कोई जबरदस्ती नहीं होती, मॉलिक्यूल्स खुद ही डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद ट्रेवल करते हैं, किसी किस्म की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो बेटा ऐसी डिफ्यूजन
जिसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी खर्च ना हो रही हो। एक्सपेंड का मतलब होता है एनर्जी। चूंकि डिफ्यूजन में सेल किसी किस्म की कोई एनर्जी एक्सपेंस नहीं कर रहा, डन। उसकी मेम्ब्रेन में से जब मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज इन या आउट हो रहे थे, तो चूंकि सेल ने किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं खर्च की, लिहाजा इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आपने कहना है बिकॉज a cell does not expend energy when molecules diffuse across its membrane, lihaza the diffusion of this type is called passive transport। नहीं जी, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। ठीक है, अपनी बुक्स पर निशान लगा लें, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अच्छा, अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई चीज समझ में ना आए मेरा बच्चा, मुझे व्हाट्सएप पर इनबॉक्स करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। तो आज लेक्चर 10 में बस इतना ही था। सर अफजल को इजाजत दीजिए। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह की ताकत आप लोगों के साथ हो।